वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम टूल्स को पढ़ रहे थे जिसमें हमने एंजाइम्स को डिस्कस किया है। आज की क्लास में हम क्लोनिंग वेक्टर्स को पढ़ेंगे। क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं, एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर होने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इसको हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे स्क्रीनिंग क्या होती है एंड सेलेक्टेबल मार्कर्स जीन्स को यूज में लेकर हम किस तरह से ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वेक्टर्स डीएनए के ऐसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कैपेबल होते हैं सेल्फ रेप्लिकेशन करने में इनसाइड दी होस्ट सेल। मींस डीएनए के ऐसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो कि किसी होस्ट सेल के अंदर सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हो, मींस जो अपनी कॉपीज बना सकते हो, ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल्स वेक्टर्स कहलाते हैं। वेक्टर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि होस्ट सेल के अंदर न सिर्फ अपना रेप्लिकेशन करते हैं बल्कि इनके साथ में हम कोई फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट को अटैच कर दे तो ये इंसर्टेड डीएनए फ्रेगमेंट के रेप्लिकेशन को भी अलाउ करते हैं। इसलिए इन वेक्टर्स मॉलिक्यूल को हम क्लोनिंग के एक्सपेरिमेंट में जीन क्लोनिंग के लिए काम में लेते हैं। इसलिए ये वेक्टर्स क्लोनिंग वेक्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किसी जीन की कॉपीज को बनाने में या किसी जीन को क्लोन करने में काम में लेंगे। ये जो क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं इनको हम क्लोनिंग के व्हीकल्स भी कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये ना सिर्फ किसी जीन को अपने में इंसर्ट करते हैं बल्कि होस्ट में इंसर्टेड जीन को कैरी भी करते हैं, होस्ट के अंदर डिजायर्ड जीन को ये मेंटेन भी करके रखते हैं और साथ ही इंसर्टेड जीन के एम्प्लीफिकेशन को भी अलाउ करते हैं। इट मीन्स होस्ट सेल के अंदर वेक्टर मॉलिक्यूल के कारण किसी डिजायर्ड जीन की बहुत सारी कॉपीज बन जाती हैं। इसके साथ ही वेक्टर मॉलिक्यूल डिजायर्ड जीन के एक्सप्रेशन को भी अलाउ करते हैं। इसलिए वेक्टर मॉलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स के जैसे काम में लिए जाते हैं। अब हम समझते हैं कि डिजायर्ड जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। डिजायर्ड जीन डीएनए का कोई ऐसा सेगमेंट होता है जिसके पास में कोडोन की फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशंस होती है जिनको यूज करके हम अपने लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। जस्ट सपोज हमारे को इंसुलिन हार्मोन बनाना है। इंसुलिन हार्मोन बनाने के लिए हमारे पास में कोई ऐसा डीएनए सेगमेंट होना चाहिए, कोई ऐसा जीन होना चाहिए जिसके पास में इंसुलिन के लिए कोडोन हो। तो ये जीन जो इंसुलिन को बनाने के लिए कोडोन रखता है जिसको हम यूज करेंगे इन विट्रो कंडीशन में, लैबोरेटरी कंडीशन में इंसुलिन हार्मोन को बनाने के लिए, वो हो जाएगा हमारा डिजायर्ड जीन। ये जो डिजायर्ड जीन होता है ये सेल्फ रेप्लिकेटेड नहीं होता। मीन्स जब ये किसी होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट किया जाएगा तो ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता। इसको रेप्लिकेट करने के लिए वेक्टर डीएनए की नीड होती है। वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल ये डीएनए के ऐसे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास में कुछ स्पेशल साइट्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम ORI या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। ORI साइट के द्वारा ये जो वेक्टर डीएनए होता है जब किसी होस्ट के अंदर इंसर्ट होता है तो होस्ट की रेप्लिकेशन मशीनरी को यूज करके ये रेप्लिकेट हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम इस वेक्टर डीएनए के अंदर अपना डिजायर्ड जीन को इंसर्ट कर दें, ये हमने वेक्टर डीएनए के साथ में अपना डिजायर्ड जीन जिसका हम यूज करेंगे इंसुलिन हार्मोन को बनाने के लिए और हमारे को इन विट्रो कंडीशन में बनाना है। तो इंसुलिन हार्मोन को लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करने के लिए हमारे को बहुत सारा जीन सैंपल चाहिए होगा। तो प्रैक्टिकली हम इतना सारा जीन डीएनए से ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, हम इस जीन के थोड़े से सैंपल में से इसकी बहुत सारी कॉपीज बना लेंगे। तो कॉपीज को बनाने के लिए हम एक वेक्टर मॉलिक्यूल लेंगे। वेक्टर मॉलिक्यूल के पास में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। यहाँ पर हमने अपने डिजायर्ड जीन को इंसर्ट कर दिया और इस इंसर्टेड जीन के साथ में अब वेक्टर डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए और रिकॉम्बिनेंट वेक्टर कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लें कि वेक्टर मॉलिक्यूल के अंदर हमने अपना डिजायर्ड जीन को इंसर्ट कर दिया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किसी सुटेबल होस्ट में रेप्लिकेट होने के लिए इंसर्ट कर देते हैं। होस्ट सेल के पास में कुछ ऐसे प्रोटीन्स फैक्टर्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है ORI के द्वारा रेप्लिकेशन कराने में।
होस्ट सेल के अंदर जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए या वेक्टर मॉलिक्यूल को इंसर्ट कराया जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्निकल टर्म्स आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी होस्ट सेल के अंदर, जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर, हम कोई वेक्टर डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को इंसर्ट कराते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। एंड ट्रांसफॉर्मेशन के रिजल्टेंट जो होस्ट सेल बनती है उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल मीन्स ऐसी होस्ट सेल जिसके पास में कोई वेक्टर डीएनए है। तो यहाँ पर होस्ट सेल में हम अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एंटर कर देते हैं और होस्ट सेल में जाकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल अपनी कॉपीज को बनाता है, रेप्लिकेट होता है। डीएनए मॉलिक्यूल को रेप्लिकेट होने के लिए होस्ट सेल में डिवीजन होने की जरूरत नहीं होती, मीन्स होस्ट सेल में बिना सेल डिवीजन के ही वेक्टर मॉलिक्यूल रेप्लिकेट हो सकता है, अपनी कॉपीज बना सकता है। तो इस तरह से हमारा जो एक जीएनए हमारे पास में था, थोड़ा सा सैंपल हमारे पास था, रेप्लिकेशन के बाद में हमारे जीन की कई सारी कॉपीज बन जाती हैं। तो क्लोनिंग में यही किया जाता है, हम अपने डिजायर्ड जीन को किसी सुटेबल वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, देन वेक्टर को हम किसी सुटेबल होस्ट में इंसर्ट करते हैं। होस्ट सेल में वेक्टर मॉलिक्यूल रेप्लिकेट होता है, अपनी कॉपीज बनाता है और उसके साथ साथ में हमारा इंसर्टेड डीएनए फ्रेगमेंट भी रेप्लिकेट हो जाता है। नाउ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। पर्पस के बेसिस पर वेक्टर्स के दो मेन टाइप्स होते हैं, एक है क्लोनिंग वेक्टर एंड दूसरा है एक्सप्रेशन वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना। क्लोनिंग वेक्टर डीएनए के ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि होस्ट में डिजायर्ड जीन को कैरी करते हैं और इसके साथ ही रेप्लिकेट भी कराते हैं। इसका मतलब है कि क्लोनिंग वेक्टर्स डिजायर्ड जीन की कई सारी कॉपीज बनाते हैं, ये डिजायर्ड जीन के एम्प्लीफिकेशन के लिए काम में लिए जाते हैं। एक्सप्रेशन वेक्टर ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो कि डिजायर्ड जीन की क्लोनिंग तो करते हैं, मीन्स ये डिजायर्ड जीन को होस्ट में कैरी भी करेंगे एंड एम्प्लीफिकेशन भी करेंगे, इनकी कॉपीज भी बनाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ में एक्सप्रेशन वेक्टर डिजायर्ड जीन को होस्ट में एक्सप्रेस भी कराते हैं। तो हमारे एक्सपेरिमेंट के पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे को किसी जीन्स की बहुत सारी कॉपीज बनानी है, मल्टीपल कॉपीज बनानी है, तो हम क्लोनिंग वेक्टर को काम में लेंगे। लेकिन अगर हमारे को डिजायर्ड जीन का एक्सप्रेशन भी कराना है तो इसके लिए हम एक्सप्रेशन वेक्टर्स को काम में लेंगे। अब डीएनए के मॉलिक्यूल्स जिसको हम एज ए वेक्टर काम में ले रहे हैं, उसका सोर्स क्या है, उसके बेसिस पर वेक्टर्स मेनली 4 टाइप्स जो होते हैं। एक है बैक्टीरियल प्लाज्मिड, जिसमें हम बैक्टीरिया का प्लाज्मिड एज ए वेक्टर काम में लेते हैं। एक है वायरल डीएनए वेक्टर, जिसमें हम वायरस का डीएनए काम में लेते हैं। एक टाइप होता है कॉस्मिड्स और आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। तो सोर्स के बेसिस पर वेक्टर्स मेनली 4 टाइप्स जो होते हैं। नाउ वी डिस्कस फीचर्स ऑफ वेक्टर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। एक अच्छे वेक्टर के पास में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फर्स्ट है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI। एक वेक्टर को इंडिपेंडेंटली होस्ट सेल पे रेप्लिकेट होने के लिए उसके पास में ORI या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना जरूरी है। ये जो ORI रीजन होते हैं ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। इसका मतलब है कि जिस होस्ट सेल के अंदर हमारे को वेक्टर को रेप्लिकेट कराना है उसके स्पेसिफिक ORI होना चाहिए। जैसे कि ई कोलाई के अंदर हमारे को वेक्टर रेप्लिकेट कराना है तो ई कोलाई स्पेसिफिक ORI होना चाहिए। इससे क्या होता है कि ई कोलाई के प्रोटीन्स एंड फैक्टर्स आसानी से अपने कंपेटिबल ORI रीजन्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं एंड रेप्लिकेशन को स्टार्ट करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है 1 और मोर यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स। एक वेक्टर मॉलिक्यूल के पास में कम से कम एक रेस्ट्रिक्शन साइट का होना जरूरी है, जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रिकॉग्नाइज करता है एंड वेक्टर को क्लीव करता है।
लेकिन एक अच्छे वेक्टर मॉलिक्यूल के पास में एक से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, मीन्स वेक्टर के पास में मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए। जस्ट सपोज ये हमारा कोई वेक्टर मॉलिक्यूल है, इसके पास में अगर एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट है, जैसे यहाँ पर हम इको R1 के लिए ले लेते हैं, ठीक है, तो अगर इको R1 हमारे पास मान लो लैब में प्रेजेंट नहीं है तो हम इस वेक्टर को काम में नहीं ले सकते, मीन्स हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है अगर एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए साइट अवेलेबल होती है। लेकिन वेक्टर के पास में मल्टीपल साइट्स हैं, बाम H1 के लिए भी है, PVU1 के लिए भी है, तो क्या होगा, अगर एक्सपेरिमेंट करते समय हमारे पास में लैब में इको R1 नहीं है तो हम दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी काम में ले सकते हैं। तो एक अच्छे वेक्टर के पास में मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, सेलेक्टेबल मार्कर्स एंड स्कोरेबल मार्कर्स। एक अच्छे वेक्टर के पास में मार्कर्स जीन प्रेजेंट होने चाहिए। मार्कर्स जीन्स ऐसे जीन सीक्वेंसेस होते हैं जिनको हम काम में लेते हैं ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल को सेलेक्ट करने के लिए। ये मेनली एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के जीन्स होते हैं, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन्स। इसमें भी मेनली हम एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस के जीन काम में लेते हैं, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस के जीन काम में लेते हैं। इसके अलावा हम टॉक्सिन्स रेसिस्टेंस के जीन्स भी यूज कर सकते हैं एंड हर्बिसाइड्स रेसिस्टेंस के जीन्स भी एज ए सेलेक्टेबल मार्कर यूज में लिए जा सकते हैं। स्कोरेबल मार्कर्स, इनको हम रिपोर्टर्स जीन्स भी कहते हैं, ठीक है, ये रिपोर्टर्स जीन्स होते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म सेल के सिलेक्शन में तो काम में लिए जाते हैं। इसके साथ ही ये जो रिपोर्टर्स जीन्स होते हैं ये डिजायर्ड जीन के एक्सप्रेशन के अमाउंट को बताते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, इसको रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। मीन्स रिपोर्टर्स जीन्स के द्वारा हम फिनोटिपिकली रिकॉग्नाइज ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल, जैसे कि PUC19 प्लाज्मिड के पास में एक LEG-Z जीन होता है। तो स्कोरेबल जीन या रिपोर्टर जीन्स डिजायर्ड जीन के एक्सप्रेशन के अमाउंट को बताते हैं, इसलिए एक अच्छे वेक्टर के पास में मार्कर्स जीन होना भी जरूरी है। ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि वेक्टर मॉलिक्यूल के पास में होनी जरूरी है। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज भी है, जैसे साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट। एक अच्छे वेक्टर का जो साइज है वो भी कम होना चाहिए, लेस इन साइज, एंड इसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम होना चाहिए। वेक्टर्स जो कि व्हीकल्स के जैसे होते हैं, एक व्हीकल अगर छोटे साइज का होगा तो वो आसानी से कहीं भी इधर उधर जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हमारे वेक्टर मॉलिक्यूल्स छोटे साइज के होंगे तो वो आसानी से सुटेबल होस्ट में इंसर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही उनका मॉलिक्यूलर वेट भी कम होगा, तो हम इसमें जब अपना DNA फ्रेगमेंट को इंसर्ट कराएंगे तो उसका वेट भी इतना नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर ऑलरेडी वेक्टर का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, उसका साइज ज़्यादा है, अब हम इसमें और ज़्यादा अपना DNA फ्रेगमेंट को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, उसका साइज ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो वो आसानी से होस्ट सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एक अच्छे वेक्टर के पास में साइज उसका कम होना चाहिए एंड मॉलिक्यूलर वेट भी उसका कम होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इजी टू आइसोलेट। वेक्टर ऐसा होना चाहिए जो कि हम आसानी से आइसोलेट कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हाई कॉपी नंबर। एक वेक्टर मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहिए जो होस्ट सेल के अंदर जाकर अपनी ज़्यादा कॉपीज को बना सके, अपने को आसानी से रेप्लिकेट करा सके। जैसे कि PBr322 होस्ट सेल के अंदर करीब 40-50 कॉपीज बना लेता है, लेकिन PUC19 ये होस्ट सेल के अंदर करीब 700 कॉपीज बना लेता है। तो इसलिए PUC19 एक अच्छा वेक्टर है PBr322 की बजाय। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि एक्सप्रेशन वेक्टर्स के पास में होनी जरूरी हैं। ये जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं ये क्लोनिंग वेक्टर एज वेल एज एक्सप्रेशन वेक्टर्स दोनों के लिए हैं, लेकिन अब जो हम एडिशनल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं ये एक्सप्रेशन वेक्टर के लिए। एक्सप्रेशन वेक्टर जो कि इंसर्टेड जीन को एक्सप्रेस भी कराते हैं, इनके पास में प्रमोटर एंड ऑपरेटर सीक्वेंसेस भी होने चाहिए जिससे कि ये इंसर्टेड जीन को एक्सप्रेस करा सके। इसके साथ ही एक्सप्रेशन वेक्टर के पास में इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन सीक्वेंसेस भी होने चाहिए।
एक्सप्रेशन वेक्टर के पास में आरबीएस राइबोसोम बाइंडिंग साइट होनी चाहिए। प्रोकैरियोट्स के लिए आरबीएस साइट चाइन डेलगेर्नो सीक्वेंसेस होते हैं। ऐसी चीजें स्टूडेंट्स कंपटीशन में पूछ ली जाती है। एंड यूकैरियोट्स के लिए राइबोसोम बाइंडिंग साइट IRES होते हैं। ये साइट्स ट्रांसलेशन को स्टार्ट करते हैं, इसलिए एक्सप्रेशन वेक्टर के पास में डिजायर्ड जीन को हमें एक्सप्रेस कराना है तो राइबोसोम बाइंडिंग साइट भी होनी चाहिए। इसके अलावा एक्सप्रेशन वेक्टर के पास में हिस्टिडीन के लिए टैग होना चाहिए। ये हिस्टिडीन टैग भी इसके लिए पास में होना चाहिए। एंड यूकैरियोटिक के केस में पॉली ए साइट भी एक्सप्रेशन वेक्टर के पास में होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो एक अच्छे वेक्टर मॉलिक्यूल के पास में होनी चाहिए। नेक्स्ट हम समझते हैं शटल वेक्टर्स क्या होते हैं। ऐसे वेक्टर्स जो कि डीएनए फ्रेगमेंट को डिफरेंट होस्ट में मेंटेन करते हैं। मींस शटल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर विच कैन मेंटेन द डीएनए फ्रेगमेंट और इंसर्टेड जीन इन डिफरेंट होस्ट। इसके लिए जो शटल वेक्टर्स होते हैं इनके पास में मल्टीपल ओरिजिन साइट्स होते हैं। इसके यूज करके ये अलग अलग होस्ट में डीएनए फ्रेगमेंट को मेंटेन करके रख सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स इसको भी हम समझ लेते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम वेक्टर का इंसर्शन एक बैक्टीरियल सेल में कर रहे हैं तो हम ट्रांसफॉर्मेशन टर्म बोलते हैं। ट्रांसफेक्शन हम तब बोलते हैं जब वेक्टर का इंसर्शन किसी एनिमल सेल या यूकैरियोटिक सेल में करते हैं, तब हम ट्रांसफेक्शन बोलते हैं। एंड ट्रांसडेक्शन ये टर्म तब बोली जाती है जब वेक्टर हमारा वायरस होता है। तो तीनों एक ही मतलब को बता रहे हैं, मीन्स वेक्टर का इंसर्शन करना। लेकिन बैक्टीरिया के केस में जब इंसर्शन होगा तो हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। एंड यूकैरियोटिक या एनिमल सेल में हम वेक्टर मॉलिक्यूल का इंसर्शन करते हैं तब हम ट्रांसफेक्शन बोलते हैं। एंड वेक्टर हमारा जब कोई वायरस डीएनए होता है तब हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर और सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर और ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल का सिलेक्शन करने के लिए हम सेलेक्टेबल मार्कर्स जीन को यूज में लेते हैं। इसको अच्छे से बच्चों आप समझ लेना। जस्ट सपोज ये हमारा कोई वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल है। इस वेक्टर डीएनए के पास में यहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यहाँ पर एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस के जीन है और यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट के जीन है। ये एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट के जीन हमारे हो गए सेलेक्टेबल मार्कर जैसे। इनको हम यूज करेंगे अपने ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल को सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन की साइट में बाम H1 के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट है, यहाँ पर इको R1 के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट है। और ये कोई डीएनए है, डीएनए कंटेनिंग डिजायर्ड जीन। ठीक है, डिजायर्ड जीन को रखने वाला ये कोई डीएनए है। हम क्या करेंगे, दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स को मीन्स ये वेक्टर को भी एंड डीएनए को भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीव कराएंगे। जस्ट सपोज हम इको R1 से क्लीवेज कराते हैं तो इको R1 से ट्रीट कराने पर ये जो हमारा वेक्टर है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन पर टूट जाएगा। एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन ये इंटैक्ट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इंटैक्ट है। एंड यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन जीन ये इंटैक्ट नहीं रहा, ये है 5' एंड 3' एंड 3' एंड 5' एंड। ये हमारा डीएनए है, ये भी फ्रेगमेंटेड हो जाएगा, डीएनए के भी फ्रेगमेंट्स बन गए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में इन दोनों डीएनए को लाइगेज के साथ में ट्रीट कराएंगे। तो यहाँ पर हम लाइगेजेस एंजाइम के साथ में ट्रीट करा रहे हैं, लाइगेशन अलाउ करेंगे। यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान रखना, जो लाइगेशन की एफिशिएंसी होती है वो बहुत लो होती है। ठीक है, लाखों में कोई एक मॉलिक्यूल होता है जिसके साथ में वेक्टर के साथ में डीएनए फ्रेगमेंट
जुड़ जाता है तो लाइगेशन की एफिशिएंसी बहुत कम होती है। लाइगेशन कराने के बाद टेस्ट ट्यूब में हमारे को 3 टाइप्स के डीएनए मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे को 3 टाइप्स के कंडीशन मिल सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि हमारा जो वेक्टर मॉलिक्यूल था ये रीसर्कुलराइज्ड हो जाए। ठीक है, 5' एंड 3' एंड इससे ये फिर से फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना ले एंड फिर से रीसर्कुलराइज्ड हो जाए। इससे क्या होगा, यहाँ पर एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट का जीन इंटैक्ट है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट का जीन भी इंटैक्ट है एंड ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, इस डीएनए को अब हम बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो वेक्टर मॉलिक्यूल है इससे डीएनए फ्रेगमेंट लाइगेट हो जाए, डीएनए फ्रेगमेंट जुड़ जाए। ठीक है, ये बन जाएगा अब हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर एम्पीसिलिन का जीन, एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन ये इंटैक्ट है एंड ORI इंटैक्ट है। ऐसा भी हो सकता है टेस्ट ट्यूब में हमारे को डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिले, तो 3 टाइप्स के डीएनए टेस्ट ट्यूब में हमारे को मिल सकते हैं। ठीक है, ये समझ लेना अच्छे से, 3 टाइप्स के डीएनए हमारे को मिल सकते हैं, लेकिन ये नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इन डीएनए को हम सुटेबल होस्ट के कांटेक्ट में लेकर आएंगे। ठीक है, सुटेबल होस्ट के कांटेक्ट में लाएंगे। ये हमारा कोई सुटेबल होस्ट है, सुटेबल होस्ट सेल है। अब इस होस्ट सेल में तीनों टाइप्स के डीएनए एंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये भी पॉसिबल है डीएनए फ्रेगमेंट एंटर कर जाए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेक्टर भी एंटर कर सकता है एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर भी एंटर कर सकता है। ठीक है, तीनों टाइप्स के डीएनए एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो स्क्रीनिंग करने के लिए जो होस्ट हम काम में लेते हैं वो होस्ट सेलेक्टेबल मार्कर के लिए सेंसिटिव होना चाहिए। मींस होस्ट जो है एम्पीसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन के लिए सेंसिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो होस्ट सेल में 3 टाइप्स के डीएनए एंटर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारे को 3 टाइप्स की होस्ट सेल मिल सकती हैं। ये हमारी होस्ट सेल है जो कि टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पीसिलिन के लिए सेंसिटिव है, सेंसिटिव टू एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन। ऐसा हो सकता है कि होस्ट सेल में नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेक्टर एंटर करे या रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेक्टर एंटर करे, तो इसके रिजल्टेंट हमारे को ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल मिलेगी। ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। अगर होस्ट सेल में डीएनए के फ्रेगमेंट्स एंटर करते हैं, ठीक है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स एंटर करते हैं, तो हमारे को जो होस्ट सेल मिलेगी वो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होगी। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ा है। ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्या बताया था कि जब किसी होस्ट सेल में किसी वेक्टर मॉलिक्यूल को हम एंटर कराते हैं, ये वेक्टर मॉलिक्यूल नॉन रिकॉम्बिनेंट भी हो सकता है एंड रिकॉम्बिनेंट भी हो सकता है। ठीक है, इसके रिजल्टेंट जो होस्ट सेल बनती है उसे हम ट्रांसफॉर्म्ड कहते हैं। तो अगर होस्ट सेल में नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर या रिकॉम्बिनेंट वेक्टर एंटर करता है तो हमारे को जो होस्ट सेल मिलती है उसे हम ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल कहते हैं। लेकिन अगर डीएनए के फ्रेगमेंट एंटर करते हैं तो ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल होती है। ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल भी 2 टाइप की होती है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड सेल and recombinant transformed cell, recombinant transformed cell। तो इस तरह से
तीन टाइप्स की होस्ट सेल हमको मिलती है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। नेक्स्ट स्टेप में हमारे को नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल एंड ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल को अलग करना है। इसके लिए हम पॉजिटिव सिलेक्शन करेंगे, पॉजिटिव सिलेक्शन और पॉजिटिव स्क्रीनिंग कहते हैं इसको। इसके लिए हम सेलेक्टेबल मार्कर्स जीन को ये काम में लेंगे। हम पेट्री डिश लेते हैं जिसमें हम न्यूट्रिएंट मीडिया डालते हैं। न्यूट्रिएंट मीडिया में एम्पिसिलिन मिला देते हैं, तो हमारा न्यूट्रिएंट मीडिया एम्पिसिलिन कंटेनिंग न्यूट्रिएंट मीडिया होता है। अब यहाँ पर सिर्फ वही होस्ट सेल हमारी ग्रो करेंगी, अपनी कॉलोनीज को बनाएंगी जिसके पास में एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस का जीन होगा। तो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट का जीन रखने वाली ट्रांसफॉर्म सेल्स अपनी यहाँ पर कॉलोनीज को बना लेंगी। तो यहाँ पॉजिटिव सिलेक्शन में हम नॉन ट्रांसफॉर्म्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को अलग कर लेते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म सेल्स से अलग कर लेते हैं नॉन ट्रांसफॉर्म को, क्योंकि नॉन ट्रांसफॉर्म सेल के पास में एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस का जीन नहीं है। हमारी जो होस्ट सेल थी वो एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन दोनों के लिए सेंसिटिव थी, लेकिन ट्रांसफॉर्म सेल के पास में एक वेक्टर मॉलिक्यूल आ चुका है, चाहे वो रिकॉम्बिनेंट हो या नॉन रिकॉम्बिनेंट हो, दोनों ही टाइप के पास में एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट का जीन इंटैक्ट है। इसलिए जो ट्रांसफॉर्म सेल होती हैं ये एम्पिसिलिन कंटेनिंग न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो कर जाती हैं और अपनी कॉलोनीज को बना लेती। ठीक है, तो इस तरह से पॉजिटिव सिलेक्शन के द्वारा हमने नॉन ट्रांसफॉर्म्ड एंड ट्रांसफॉर्म सेल्स को अलग कर लिया। अब हम इसकी रेप्लिका प्लेटिंग करते हैं, रेप्लिका प्लेटिंग करेंगे। रेप्लिका प्लेटिंग में हम न्यूट्रिएंट मीडिया लेंगे। न्यूट्रिएंट मीडिया यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग होगा। ठीक है, यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग न्यूट्रिएंट मीडिया लेंगे। इसमें हम रेप्लिका प्लेटिंग जब करेंगे तो ट्रांसफॉर्म सेल्स जिसके पास में टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस का जीन होगा केवल वही अपनी कॉलोनी बनाएंगे। ठीक है, केवल वही कॉलोनी हमारे को मिलेंगी जिसके पास में टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस का जीन होगा। मीन्स जब हम रेप्लिका प्लेटिंग करते हैं तो यहाँ पर हमारे को रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल नहीं मिलेंगी, क्योंकि इनके पास में टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट का इंटैक्ट जीन नहीं है। यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन की जगह पर हमारा डिजायर्ड जीन आ गया। ठीक है, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस का जीन तो यहाँ इंटैक्ट है, इसलिए ये एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडिया में ग्रो कर गई, लेकिन ये इनके पास में टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस का जीन नहीं है, तो ये अपनी न्यू कॉलोनीज यहाँ पर नहीं बना पाएंगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने ट्रांसफॉर्म्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल को अलग कर लिया। तो कॉलोनीज किसकी बनेगी? नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड सेल अपनी कॉलोनीज को बना लेंगी। ठीक है, एंड रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स यहाँ पर ग्रो नहीं कर पाएंगी। ठीक है, वो यहाँ पर ग्रो नहीं कर पाएंगी। तो इस तरह से हम सिलेक्शन करके ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड में भी नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म सेल्स को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। पॉजिटिव सिलेक्शन या पॉजिटिव स्क्रीनिंग में हम ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म को अलग करते हैं, एंड रेप्लिका प्लेटिंग के द्वारा जब हम ट्रांसफॉर्म में नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म को अलग करेंगे तो इसको हम नेगेटिव सिलेक्शन कहते हैं। ठीक है, नेगेटिव सिलेक्शन या नेगेटिव स्क्रीनिंग के द्वारा हम नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, एंड पॉजिटिव सिलेक्शन या पॉजिटिव स्क्रीनिंग के द्वारा हम नॉन ट्रांसफॉर्म्ड एंड ट्रांसफॉर्म सेल्स को सेपरेट करते हैं, इनकी स्क्रीनिंग की जाती है।
तो इस तरह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिलेक्शन के द्वारा सेलेक्टेबल मार्कर्स जीन को यूज में लेते हुए हम ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स को एंड रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म सेल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये था स्क्रीनिंग का प्रोसेस। आई होप स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट क्लास में हम प्लाज्मिड्स को पढ़ेंगे। ये प्लाज्मिड में हम PSC 101, PBR 322 एंड PUC 19 प्लाज्मिड्स को पढ़ेंगे।